अच्छा आप ये बताओ कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, कब कहाँ और कैसे, ये चैप्टर समाप्त हो गया था। यस सर। आज क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर को हम लोग जानने से पहले क्या जानेंगे, इतिहास और तिथियों के बारे में जानेंगे। क्या इतिहास और तिथि जो हमारा कब कहाँ और कैसे चैप्टर में लास्ट पेज में एक कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब देखो वहाँ, ध्यान से देखो वहाँ पे। आपने इतिहास में तिथि से पहले ईस्वी पूर्व यानी बीसी या ईसा यदि लिखा देखा होगा। तुम इतिहास को जब भी पढ़ेगी, इतिहास का किताब खोलेगी, उसमें कोई तिथि लिखा रहेगा तो उसमें क्या लिखा रहता है, एडी लिखा रहता है या बीसी लिखा रहता है, ईसा पूर्व लिखा रहता है या फिर ईसा लिखा हुआ रहता है ना। और वर्तमान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और इसको ईसाई कैलेंडर भी बोला जाता है या फिर जूलियन कैलेंडर भी बोला जाता है। ये इसको क्यों बोला जाता है, इसको ईसा पूर्व या ईसा पूर्व या फिर ईस्वी, ऐसा क्यों बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि इसको जो है ना ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित माना जाता है। कब माना जाता है, जन्म वर्ष पर आधारित होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो तिथि होता है उसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व यानी कि बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह का जन्म के पहले। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। ईसा पूर्व में क्या होता है, वर्षों का गिनती कब कैसे होता है, विपरीत दिशा में होता है। ऐसे होता है विपरीत दिशा में वापस जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, जब से हम लोग ईस्वी 1 मानते हैं, ठीक है। और उसके 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। और जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसके बाद से जो साल आरंभ हुआ उसको क्या बोलते हैं, ईस्वी सन बोलते हैं, जो कि आज भी हम लोग लिखते हैं। ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो आरंभ हुआ ईस्वी, उसको क्या बोलते हैं, ईस्वी कहा जाता है। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है ना। क्या लिखा जाता है, ईस्वी, यानी कि अभी क्या चल रहा है, 2025 ईस्वी चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा है। सी पक्ष जो उपयोग किया जाता है आजकल, उसका मतलब क्या हो गया, कॉमन इरा। तथा बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन इरा। बीसीई का मतलब क्या हुआ, बिफोर कॉमन इरा। और कभी कभी अंग्रेजी का क्या होता है, बीपी का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब क्या हो गया, बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी का जो समय चल रहा है इसके पहले का समय, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे। कहाँ पे, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में दे रहा है कि मतलब एक लाइन सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं एक तो शब्द का जगह छोड़ दिया है, तो उस जगह पे क्या भरा जाएगा ये तुमको बताना है। बोलता है बीते, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का क में है कि बीते दिनों के मानवों की कहानी को खाली जगह छोड़ दिया है, उसको क्या कहा जाता है, इतिहास। क्या बोला जाता है, इतिहास। वेरी गुड। भारत देश का एक अन्य नाम, उसके बाद जगह खाली छोड़ दिया, भी है, क्या है, हिंदुस्तान। क्या है, हिंदुस्तान। वेरी गुड। अब तीसरा बोल रहा है, सबसे पहले जगह खाली छोड़ दिया, क्या बोल दिया, खाली जगह छोड़ दिया। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, कोई बता सकता है, हाँ बोलो। हाँ, वेद है। क्या है, वेद है, सीधा। वेरी गुड।
भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, और इन वेदों में भी सबसे पुराना जो है वेद कितने 4 है, ध्यान दो बेटा। वेद कितने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों में सबसे पुराना है ऋग्वेद, ठीक है। तो यहाँ तुम अगर वेद लिखेगी तो भी चलेगा और ऋग्वेद लिखेगी तो भी चलेगा। क्लियर। अब आ जाओ, फिर बोलता है प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को खाली जगह छोड़ दिया विज्ञान कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुरातत्व विज्ञान। क्या बोलते हैं? अब है एक और क्वेश्चन है, पहले तो खाली जगह छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है, कोई बता सकता है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा हो। क्या बोली? असुर। क्या है? असुर। तो यहाँ पे क्या होगा? असुर होगा। असुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। असुर जनजाति को छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? सिटो। अब देखो उसके सेकंड में क्या बोलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ऐसे पहला प्रश्न क्या है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? तो इसको ध्यान से सुनो तुम लोग। है क्या क्वेश्चन है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? इसका आंसर जब होगा, इसका आंसर जब तुम लोग पढ़ना शुरू की तो शायद फर्स्ट कॉलम में इसका आंसर मिल गया था, है ना। तो बोलता है इतिहास का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है। इतिहास क्या करता है, हमको अपना अतीत को समझने में मदद करता है। इसलिए इतिहास का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए आवश्यक है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हमारे समाज और संस्कृति का विकास कैसे हुआ और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देखो इतिहास क्या क्या करता है, सबसे पहले इतिहास का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो तुम अपने आंसर में सबसे पहले लिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यह हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है, क्योंकि ये हमें अपने अतीत को यानी जो समय बीत गया है उसको समझने में मदद करता है, जो वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए आवश्यक है। और जो क्या है कि वर्तमान को समझने के लिए अगर हम अपने क्या पढ़े थे कि अगर अपना अतीत को हम जानेंगे तो वर्तमान को कुछ बेहतर तरीके से जी सकते हैं और भविष्य को में और भी बेहतर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हमारे समाज और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको यह भी पता चलता है कि हमारे सभ्यता संस्कृति का विकास कैसे हुआ है और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्लियर? तो अब समझ में आ गया इतिहास का कई ज्ञान क्यों जरूरी है, ये मालूम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए, प्राग इतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राग इतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। तो क्या बोलता है इसका आंसर, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, लिखा हुआ साक्ष्य मिल रहा है लेकिन लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिल रहा, उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और मानव के प्रगति के उस भाग को जहाँ से व्यक्ति लिखना शुरू कर दिया था उसका लिखा हुआ साक्ष्य हम लोग मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट है पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, कोई बता सकता है पांडुलिपि से क्या समझते हैं? देखो ध्यान दो। प्राचीन काल में क्या है, प्राचीन काल में आज तक की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं था। हाँ प्रिंटिंग मशीन ये हम लोग पढ़े थे चैप्टर में। प्राचीन काल में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं था, इसलिए उस काल में लोग क्या करता था, अपने हाथ से किताबें लिखा करता था।
जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। मतलब प्राचीन काल में जो हाथ से पुस्तक लिखा जाता था उसको पांडुलिपि कहा जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? पुरातात्विक स्रोत जो होता है, सबसे पहले जो उसका जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक विज्ञान बोलते हैं। और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है जिसका की स्रोत किया जाता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक, सबसे पहले क्या आता है? स्मारक आता है। फिर सिक्के आते हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं, पत्थर तथा धातु के औजार हैं, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल हैं। प्राकृतिक स्रोत के अंदर क्या क्या आ गया? स्मारक, जो उसमें के राजा महाराजा अपना महल बनाया था, घर बनाया था, क्या वो खंडहर के रूप में मौजूद है? तो वो स्मारक का लोग अध्ययन इतिहास करके क्या करता है? उसका अध्ययन करता है। और दूसरा में क्या करता है? उसमें जो सिक्का चलता था, वो सिक्का जब हमको मिलता है, वो सिक्का जब मिला है उस सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। उसमें मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी का बर्तन का प्रयोग होता था उसमें। तो जो उस समय का जो मिट्टी का बर्तन खुदाई के बाद मिला है ना पुरातत्वविदों को, तो उस मिट्टी का बर्तन का अध्ययन किया जाता है। पत्थर तथा धातु के औजार, पत्थर और धातु, उसमें क्या होता था? पत्थर और धातु का औजार प्रयोग किया जाता था, उसका अध्ययन करते हैं। प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें इसमें शामिल है। प्रतिमाएं, उसमें जो प्रतिमा वगैरह होता है उसका, और बहुत सारी चीज जो उसमें उस समय के काल का मिला है उसका अध्ययन करके उस समय के इतिहास के बारे में जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका बोलता है, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता है? हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता है? बोलो तो हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो क्या क्या नाम है? इंडिया है, इंडोस है, भारत और हिंद और हिंदुस्तान। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज पर तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कोई लिखा है इसको? नहीं, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो सब। क्या करेगा? ध्यान से सुनो। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी विभिन्न तरीकों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में खुदाई से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि मूर्तियां, सिक्के और शिलालेख शामिल है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है? खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे मूर्ति हो गया, सिक्का हो गया, शिलालेख हो गया, ये सब होता है जो अतीत के लोगों के जीवन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। जो पुराने समय के जो है अतीत के लोग हैं उसके जीवन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। साहित्यिक स्रोत में किताबें, पांडुलिपि और अन्य लिखित दस्तावेज शामिल है जो इतिहास, धर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और वहीं पर साहित्यिक स्रोत में क्या किया जाता है? किताब आता है, पांडुलिपि आता है और अन्य लिखित दस्तावेज है जो इतिहास, धर्म और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रदान करता है। चौथा क्वेश्चन है, आपके अनुसार फुलमणि के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा प्रश्न क्या है? आपके अनुसार फुलमणि के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फुलमणि क्या क्या प्रश्न पूछी थी? फुलमणि के मन में क्या क्या सवाल आया था? पहले ये देखो, फुलमणि के मन में पहले सवाल आया था, फुलमणि अपने घर के पास गुजरती रेलगाड़ी देख रही थी। अचानक उसके मन में सवाल आया कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते थे, ये एक सवाल आया था। दूसरा, वो सोचने लगे कि इतनी पुरानी बातों को कोई कैसे जान सकता है। ठीक है, ये दो सवाल आया था फुलमणि के मन में। अब होता है फुलमणि का प्रश्न है पहले, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते थे? जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते थे? यह जानने की उत्सुकता दर्शाता है कि वो वर्तमान परिवहन साधनों के से पहले के समय के बारे में जानना चाहती है। इस प्रश्न का उत्तर इतिहास में निहित है। इतिहास हमें बताता है कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे यात्रा करते थे और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों का विकास कैसे हुआ। ये उसका पहला क्वेश्चन के पहले भाग का आंसर है कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग कैसे सफर करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका कि पुरानी बातों को लोग कैसे जान सकते हैं।
तो फुलमनी यह भी जानना चाहती है कि पुरानी बातों को कोई कैसे जान सकता है। इसका उत्तर है कि इतिहासकार अतीत के बारे में जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे पुरातात्विक अवशेष, जैसे बर्तन, औजार और इमारतें, पांडुलिपियां, शिलालेख और मौखिक परंपराएं। क्लियर? चलो, तो तुम लोगों का ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे इसका तुम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके लाएगी, याद कर लेगी। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। सिविक्स का पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, तीनों का एक चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर?